नमस्ते आप सभी को। आज का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट केस जिन्होंने भारत की दशा और दिशा बदल दी। बहुत सारे केस एग्ज़ाम में भी आते हैं, वो सब हमें पढ़ना है। याद रखिए, हमें वकील नहीं बनना है। तो हम ये केस क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये केस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। इसीलिए हमसे अपेक्षा की जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कि हमें ये सब केसेस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो। बेसिक बेसिक, बहुत गहराई से नहीं, पर बेसिक बेसिक जानकारी हो। उन्हीं को हम देख रहे हैं। देखिए, 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय, यहाँ पे 1950 होना चाहिए। 1950 में जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय संसद के पास ये पावर थी कि वो इन सब चीज़ों को, मूल अधिकार, आपातकाल, चुनाव और संसद के कामकाज का तरीका, इन सबको चेंज कर सकती है। सरकार चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कैसे भी चेंज कर दे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट था। जो भी सरकार काम करती है, सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सप्लेन करता है कि ये सही हुआ है या नहीं। कैसे? संविधान जो में लिखा है उसको एग्जामिन करके। अब इस पूरे प्रोसेस में कई बार सरकार जीतती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट जीतता है। जो भी प्रोसेस होता है, जो भी जानकारियाँ निकल के आती हैं, उनका एक फ़ाइल तैयार होती चली गई, जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। उसमें वो सारी बात डालते चले गए, देखो आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है। वो जो पूरा का पूरा सिस्टम बना, उसको हमने बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, पार्लियामेंट के पास राइट है 368 का यूज़ करने का, यानी संविधान में संशोधन करने का। कर सकती है, कोई बात नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ मत कहना। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, मैंने आपको बताया ना। पर ये बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में कहीं इसका मेंशन नहीं है, संविधान में कहीं नहीं लिखा इसके बारे में। तो फिर ये बना कैसे भाई? ये बना है जो अलग अलग मुकदमे के आधार पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, इम्पोर्टेंट, उनको बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है। जो वेरियस जजमेंट्स हैं, उसमें जो टॉपिक इमर्ज हुए हैं उनको, अब वही हम जजमेंट देखेंगे, कौन कौन से वो जजमेंट थे और कौन कौन से वो टॉपिक्स थे जो इमर्ज हुए हैं। बाय द वे, ये पूरे के पूरे वो 20 टॉपिक्स हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप चाहे तो देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट केस, शंकरी प्रसाद सिंह देव केस। इसमें क्या हुआ था? देखिए, ये जमींदार हैं बिहार के। बिहार सरकार ने एक नियम पारित किया, जमींदार एबोलिशन एक्ट। इसमें क्या हुआ, जमींदारों से कुछ ज़मीनें उनको लेनी थी, लेकिन उस समय जमींदारी जो थी, संपत्ति का अधिकार था, एक मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में। अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इन्होंने भी यही किया, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इस बात को एग्जामिन करते हैं कि क्या सरकार आपका राइट ले सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, संसद के पास अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को बदल दे। अगर संसद चाहे तो फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट कर सकती है 368 के अंतर्गत। इसी का उपयोग कर कर उस समय उन्होंने ये नहीं कहा था आप संपत्ति का अधिकार वापस ले सकते हो, पर सरकार ने एक दिमाग का खेल किया, इन्होंने इसका यूज़ किया और संविधान में 9th शेड्यूल जोड़ दी। अब आपको पता है 9th शेड्यूल का काम क्या है? 9th शेड्यूल में, ये 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल में वो सब एक्ट हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास चाहे कितनी पावर हो, पर वो 9th शेड्यूल की जांच कर ही नहीं सकता है। वो सब के सब नियम डाल दिए, उसी में ज़मींदारी डाल दी कि देखिए, ज़मींदारी तो डाल दी, अब इनकी ज़मीन ले भी सकते हैं हम, और सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा नहीं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाएंगे। इसी की वजह से पहला संविधान संशोधन करना पड़ा 1951 में। आगे बढ़ते हैं। बेरोबाडी यूनियन केस, इसमें क्या हुआ था? देखिए, ये है मिस्टर रेडक्लिफ। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रेखा खींची थी। जब ये रेखा खींच रहे थे ना, तब एक जगह थी जलपाईगुड़ी। इसकी रेखा खींचते हुए इन्होंने खेल कर दिया। वो खेल क्या था? जलपाईगुड़ी इतना था, इसके आधे थाने तो दे दिए बांग्ला, पूर्वी पाकिस्तान को, और आधे थाने दे दिए भारत को। इसी थानों में से, पुलिस स्टेशन में से, एक पुलिस स्टेशन या एक थाना था बेरोबाड़ी। बेरोबाड़ी का जो स्टेशन था, शुरू में वो किसे दिया गया था? पाकिस्तान को मिला था, लेकिन बाद में उसे इंडिया के डाटा में चढ़ा दिया। अपवाद स्वरूप इंडिया को दे दिया गया। पाकिस्तान को ये बात पसंद आएगी? बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुमने गलत किया है, हमें वापस चाहिए। इंडिया कहता रहा हमारा है, पाकिस्तान कहता रहा हमारा है। अंत में समझौता क्या हुआ? ये है बेरोबाड़ी, इसका 50% तुम रखो, 50% हम रखेंगे। पर यह बात चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि अपने जो ज़मीन है उसे विदेशियों को दे दे। वेल, सुप्रीम कोर्ट ने इसका एग्जामिन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, कर तो सकती है, पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज़ नहीं कर सकती। आपको 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत हम नए राज्यों को प्रवेश कराते हैं।
तेलंगाना बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया। इसमें आर्टिकल 2 का यूज़ किया गया था। उड़ीसा का ओडिशा का नाम उड़ीसा किया गया, इसमें आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया गया था। उस समय की सरकार ने सोचा होगा कि ठीक है, एक काम करते हैं, इसी आर्टिकल का यूज़ कर कर बीरू पार्टी को पाकिस्तान को दे दिया जाता है, पर ऐसा नहीं कर सकते थे। तो इस मामले में ये निकल के आया कि अगर आपको अपनी ज़मीन विदेशियों को देनी है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अभी हाल ही में अपनी ज़मीन अपने बांग्लादेश को दी थी, इसीलिए उसमें तब संविधान का संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती केस, इसके बारे में तो सबको पता है। केरला सरकार ने क्या काम किया केशवानंद भारती का जो मठ था, मैटूर मठ, इसकी कुछ ज़मीन लेनी चाहिए कि आपके पास बहुत ज़मीन है, हम लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं, अपनी ज़मीन हमें दे दीजिए। केशवानंद भारती ने कहा कि देखो भाई, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत मुझे अधिकार मिला हुआ है कि मैं अपनी ज़मीन का यूज़ कर सकता हूँ, ये धार्मिक ज़मीन है एक। सुप्रीम कोर्ट चले गए ये। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 चीज़ें बताई। पहले तो कहा कि देखो, संविधान की सर्वोच्चता रहेगी, ऐसा नहीं है जो सरकार कहेगी वो होगा, जो संविधान कहता है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनकी भी शक्तियों का बंटवारा रहेगा। कोर्ट आईएएस पीसीएस ऑफिसर का काम नहीं करेगा, आईएएस पीसीएस ऑफिसर सांसदों के काम नहीं करेंगे, और संसद कोर्ट का काम नहीं करेगा। सबका अपने अपने अलग अलग काम है, सब अपने अपने काम करो। तीसरी बात आई, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ? भारत एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक है और रहेगा। रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश का जो सर्वोच्च हेड है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति, उसका चुनाव जनता द्वारा होगा। और डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है कि जो देश की सरकार है उसका चुनाव जनता द्वारा होगा। देखो, हम डेमोक्रेटिक हैं, आप कह सकते हैं राष्ट्रपति का तो चुनाव हम करते ही नहीं हैं, पर राष्ट्रपति का चुनाव संसद करते हैं, और संसद का चुनाव तो हम ही करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली हम राष्ट्रपति को चुनते हैं। चौथी चीज़ हटी गई कि भारत एक सेकुलर देश रहेगा। कोई सरकार कल को बदल दे कि भारत एक इस्लामिक रिपब्लिक है या भारत एक हिंदू रिपब्लिक है, ऐसा नहीं किया जा सकता। भारत सेकुलर था, है और हमेशा सेकुलर ही रहेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा, भारत एक वेलफेयर स्टेट रहेगा। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है? भारत सरकार का सारा ध्यान इस बात पर होगा कि लोगों का भला कैसे करना है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप में से किसी ने एक्सिस बैंक या आईसीआईसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया हो, आपको पता होगा कि 10 से लेकर 15,000 रुपये मिनिमम बैलेंस लिमिट होती है, इतना रखना ही रखना है। पर जो एसबीआई पीएनबी है, इसमें क्या होता है, किसी में तो जीरो बैलेंस है, किसी में ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये होंगे। जो सरकारी बैंक है उनका काम है वेलफेयर का, कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, लोग जुड़ें बैंकिंग सिस्टम से। और जो एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक है, इनका काम है कि ये किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सरकार ऐसी नहीं बनेगी जो प्रॉफिट कमाने की सोचे, सरकार ऐसी बनेगी जो लोगों के भले के बारे में सोचे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार बेसिक ढांचे में संशोधन अमेंडमेंट नहीं कर सकती। इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी केस में, इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा यूपी रायबरेली से। सामने कौन थे? राज नारायण जी। चुनाव कौन जीता? इंदिरा गांधी जी। जब इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, तब राज नारायण चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों गए, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं, उसमें जो विवाद उत्पन्न होते हैं वो राज्य का हाई कोर्ट ही देखता है। इन्होंने कहा कि देखो भाई, इंदिरा गांधी जी ने भ्रष्टाचार किया है, सरकारी अधिकारियों का मिसयूज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा 1975 में, उस समय जहाँ के जज थे जगमोहन सिंह जी, इन्होंने कहा कि 1975 में देखो, हाँ जी बिल्कुल किया है, इस वजह से अब एमपी इंदिरा गांधी जी नहीं रहेंगी, प्रधानमंत्री थी, पद छोड़ना पड़ेगा। बवाल मच गया देश के अंदर, बहुत ज़्यादा बवाल हुए, आपातकाल लगाना पड़ा बाद में। लेकिन हम इस पॉइंट को नहीं देखते, हमारा पॉइंट सिर्फ उस आउटकम से है जो इस केस से निकल के आए थे। तो आउटकम ये थे, इन्होंने कहा कि देखो, भारत सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश रहेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में आपको बता चुका हूँ। सोवरेन का मतलब ये होता है कि देश के जितने भी काम काज हैं, संप्रभुत्वता का मतलब ये है कि देश के जितने भी काम काज हैं वो देश के लोग खुद से करेंगे, कोई दूसरा देश बताने नहीं आएगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, पद और प्रतिष्ठा की समानता है। अगर चुनाव हो रहा है तो दोनों कैंडिडेट को इक्वल इक्वल मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है एक को ज़्यादा मिल गया एक को कम मिला, दोनों को इक्वल इक्वल मौका दो। तीसरी क्या चीज़ कही गई? गवर्नमेंट ऑफ अ लॉ नॉट ऑफ अ मैन। एक आदमी की सरकार नहीं होगी, कानून की सरकार होगी। जो कानून कहेगा उसके अंतर्गत शासन किया जाएगा, ऐसा नहीं है जो एक आदमी कह रहा है उसके अंतर्गत हो।
ये बात क्यों की गई थी? D.K. बोरोज, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इनका कहना ये था इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा, मतलब पूरे भारत को एक व्यक्ति के सामने ला के खड़ा कर दिया था इन्होंने। इसी के सापेक्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बात की गई थी कि एक आदमी का शासन नहीं होगा, शासन किसका होगा? न्याय का। दूसरी बात, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। ये तो बात आप समझ ही सकते हैं, जब इलेक्शन के ऊपर था तो ये बात आनी ही थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट था जुडिशल रिव्यू का, कि न्यायिक समीक्षा संविधान का एक बेसिक ढांचा होगी। जुडिशल रिव्यू क्या होता है? देखिए, लोकसभा एक बिल पास करती है, किसको भेजती है? राज्यसभा को। राज्यसभा पास करके किसको भेजती है? लोकसभा को। जब दोनों पास कर देते हैं तो कहाँ पर जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जी ने साइन किए और बिल एक एक्ट बन गया। लेकिन ये पूरा का पूरा बिल सही है, संविधान के बेसिक ढांचे पे खरा उतरता है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है, इसकी समीक्षा कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का काम है रिव्यू करना, जो सरकार ने कानून बनाया है वो अच्छा है या नहीं है। अगर जुडिशल रिव्यू अगर संविधान के ढांचे पे खरा उतरता है तो बिल पास हो जाता है, अगर खरा नहीं उतरता तो बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जुडिशल रिव्यू का जो सिस्टम था ये इंदिरा गांधी केस से ही आया था। आगे चलते हैं। मेनका गांधी केस 1978 में, ये श्री मेनका गांधी हैं और ये भी मेनका गांधी ही है। समय, पैसा और सुंदरता दोनों को छीन लेता है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने ना 1975 की जब इमरजेंसी लगी थी, संजय गांधी का बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था, पूरा सपोर्ट किया। और जब इतना सपोर्ट किया तो क्या हुआ, 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई। मोरारजी देसाई ने इन पर रोक लगा दी कि इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया कि देखिए आप अपना पासपोर्ट हमें दे दो, आप भारत छोड़कर नहीं जा सकती। मेनका गांधी जी भारत छोड़कर तो नहीं गई पर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर चली गई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि देखिए क्या सही है कि सरकार ऐसा कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, विदेश जाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। राइट टू गो अब्रॉड इज़ अ पार्ट ऑफ अ राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। इस बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये भी प्रोविज़न बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।